नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 7 डे टुडे एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। और दोस्तों आज बताने वाले हैं बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ, यूपी नई शिक्षक भर्ती 2024 में आने वाली, जो कि आचार संहिता लगने के बाद नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, जिसमें नई नियमावली जारी, शिक्षक भर्ती के लिए हुए आदेश और क्या नियमावली जारी हुई है, विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। क्या क्या बदलाव हुए हैं शिक्षक भर्ती के लिए, बीएड व सुपर टेट कब होगा और किस प्रकार से बीएड वाले होंगे प्राइमरी में वैलिड। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं, जी हाँ, उत्तर प्रदेश नई शिक्षा नियमावली। जी हाँ, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में बदलाव। त्वरित टिप्पणी जो कि श्रवण कुमार कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें नियमावली 2024 का प्रारूप जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज बताने वाले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और सभी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम में आज आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताएंगे नियमावली में क्या संशोधन किया गया है, परीक्षा किस प्रकार से होगी, क्या क्या उसमें रहने वाला, इस सब की विस्तृत जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं प्रमुख बातें क्या क्या हैं, क्या शिक्षक भर्ती की नियमावली में क्या संशोधन किया गया, प्रमुख बातें आपको विस्तार से बताने वाले हैं विस्तार पूर्वक। और दोस्तों वीडियो बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि आज हम पूरी नियमावली को विस्तार से आपको समझाने वाले हैं क्या क्या संशोधन किए गए हैं, क्या संशोधन नहीं किए गए और क्या संशोधन होना चाहिए था। ये विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देने वाले हैं। जी हाँ, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत विशेष और ध्यान से सुने हमारी इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं धारा 2 के नियुक्ति प्राधिकारी में बड़ा बदलाव। अब अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को नियुक्ति पदाधिकारी बनाया गया है। जी हाँ, धारा 2 के में यानी 2 के में नियुक्ति प्राधिकारी में बड़ा बदलाव कर दिया गया, जो कि अब अपर शिक्षा निदेशक जो माध्यमिक प्रयागराज अथवा मंडल संयुक्त जो शिक्षा निदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है। जी हाँ, धारा 8 में आपको बताएंगे अध्यापक और प्रवक्ता पद पर नियुक्ति। जी हाँ, जो कि धारा 8 में जोड़ा गया है। अध्यापक और प्रवक्ता, जो प्रवक्ता होते हैं, लेक्चरर जो प्रवक्ता हैं, उनकी बात कर रहे हैं। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष इसमें रखी गई और अधिकतम इसमें 40 वर्ष आयु रखी गई है। तो ये धारा में प्रमुख बातें जोड़ी गई हैं, प्रमुख बातें आपको बता रहे हैं धारा 8 के अंदर, यानी कि अध्यापक और जो प्रवक्ता पद हैं उनकी न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक वो आवेदन कर सकेंगे। वहीं दोस्तों साथ में बताने वाले हैं आपको प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो वो 30 वर्ष इसमें रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। नियम अनुसार जो आरक्षित श्रेणी के अनुसार भी इसमें छूट है, यानी कि आप नियम अनुसार आरक्षण श्रेणी के स्टूडेंट हैं तो आपको 40 वर्ष के बाद यदि SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको छूट का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यदि आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, जो कि पिछले उससे चला आ रहा है और जो कि आपको नियमावली में मिल जाएगा। तो आइए आगे बताते हैं नई अपडेट, इसी के बारे में जुड़ी हुई अपडेट है, वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको बताते हैं आगे की जानकारी। धारा 13 में नियुक्ति पदाधिकारी रिक्तियों की संख्या को अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा। जी हाँ, नियुक्ति पदाधिकारी जो हैं वो रिक्तियों की जो संख्या को अवधारित करेगा यानी बताएंगे और आयोग को क्या करेगा, वो सूचित करेगा। ये संख्या जो है पदों की संख्या को जोड़ा जाएगा और ये उनको रिक्तियों की संख्या को गिना जाएगा और फिर आयोग को सूचित करेगा। वहीं धारा 14(5) में प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक यानी कि प्रवक्ता, लेक्चरर और ट्रेंड शिक्षक संबद्ध प्राइमरी शिक्षक के लिए चयनित केवल लिखित परीक्षा, ये वे महत्वपूर्ण इसमें रहने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि जो कि प्राइमरी शिक्षक के लिए चयन जो केवल लिखित परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा के माध्यम से उसका चयन होना है। इसको विशेष लाइन को देखेंगे आप,
जो कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसमें यहाँ पर बताने वाली बात और सुनने वाली समझने वाली बात है। तो धारा 14(5) में प्रवक्ता यानी लेक्चरार के पद जो होंगे और प्रशिक्षित स्नातक यानी ट्रेंड शिक्षक बीएड जो टीचर होते हैं ट्रेनिंग प्राप्त और संबद्ध प्राइमरी शिक्षक के लिए जो चयन है वो केवल सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाला है। जी हाँ, लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें कि सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय के माध्यम से ही चयन किया जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस कोटेशन में आपको बता रहा हूँ, धारा जो 14(5) में विशेष ध्यान रखेंगे जो लेक्चरर हैं प्रशिक्षित स्नातक हैं और संबंधित प्राइमरी शिक्षक के लिए चयन जो है केवल लिखित परीक्षा, जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे आपसे। पहले आपसे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, अब इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न को जोड़ा गया है। इसमें इसका विशेष ध्यान रखेंगे। क्या मुख्य बातें हैं? मुख्य बातें यही हैं, सबसे बड़ी बात तो मुख्य यही है। और संबंधित विषय जिसमें आपने जो स्नातक डिग्री प्राप्त किया है या पीजी डिग्री प्राप्त किया, उस विषय से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि उसके माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। वहीं धारा 14(7) में प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापक के पद पर जो है चयन जो है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। जी हाँ, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज के प्रधान अध्यापक जो वो जूनियर है के प्रधान अध्यापक हैं, उनका जो चयन है सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा और उसके बाद आपका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। सभी रिक्त पदों का विज्ञापन एक साथ आरक्षण नियमों को ध्यान में रखकर होगा। जी हाँ, सभी जो भी रिक्त पद हैं, चाहे वो प्राइमरी के हैं, चाहे प्रवक्ता हैं, चाहे वो प्रशिक्षित स्नातक के हैं, चाहे वो जूनियर शिक्षक है या वो प्रवक्ता यानी कि इंटर कॉलेज का लेक्चरर है, तो सभी के जो पद हैं, सभी के रिक्त पद हैं, उन सबका एक साथ जो विज्ञापन जारी होगा और साथ में आरक्षण नियमों को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। और आपको अब बताने वाले हैं विस्तृत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना और जानकारी। दोस्तों इसमें देख रहे हैं मैंने अंडरलाइन किया पीली वाली लाइन से, जो है आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ साक्षात्कार के 10% अंक, यानी कि आपको 10% जो अंक है यानी 10% जो अंक है वो साक्षात्कार में लाने होंगे और साथ में लिखित परीक्षा के 90% जो अंक है वो आपको यहाँ पर लाने होंगे। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और 10% आपका इंटरव्यू से मिलेगा और आपका 90% जो है आपका परीक्षा से आपका लिया जाएगा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 100 हो गया। तो योग से मेरिट जो सूची है वो आपकी जारी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें चयन आपकी प्रक्रिया होने वाली है। ये बहुत बड़ा बदलाव है इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमावली जो संशोधन किया गया है और जो नियमावली जारी की गई है उसमें ये बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं इस बार। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ये नियमावली जारी की गई है, जो कि आपको हम विस्तार से बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे की और विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं और हमारी वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आगे की जानकारी देते हैं। धारा 15(2), जी हाँ धारा 15(2), जैसे कि आप देख रहे हैं पदोन्नति। जी हाँ, पदोन्नति। अब पदोन्नति का किन जो विषय पर किस प्रकार से होगी ये देखने वाली बात है। जी हाँ, पदोन्नति जो है अब किन विषयों में होगी इसको निश्चय कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि हिंदी विषय के अध्यापक हैं, यदि आप हिंदी विषय के अध्यापक हैं तो आपको पदोन्नति केवल हिंदी प्रवक्ता पद के पर ही होगी। यदि आप टीजीटी जो आप पढ़ा रहे हैं, टीजीटी पर हिंदी के टीचर हैं, तो आपको लेक्चरशिप के लिए आपको किसी और सब्जेक्ट का ना बनाकर सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र हिंदी प्रवक्ता लेक्चरशिप के पद पर ही पदोन्नत किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भी अन्य विषयों के लिए ही पद निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे विशेष कि कुछ अध्यापक टीचर जो है टीजीटी लेवल 2 विषय होते हैं उनके, तो वो किसी अन्य विषय पर अपना जो उनका चयन होता है या पदोन्नति हो जाती है। अब ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ आप जिस विषय को आप चयन करेंगे, जिस विषय को आप विज्ञापन में भरेंगे या जिस विषय पर आप इंटरव्यू या परीक्षा विषय से परीक्षा पास करेंगे, केवल वही विषय पर ही यदि आप पद रिक्त पड़े हैं प्रवक्ता पद, तो आपका वहाँ पर जो है पदोन्नति कर दी जाएगी। आइए दोस्तों आगे जानकारी देते हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा।
ये दोस्तों अब आगे बताते हैं आपको धारा 16 में यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती, जी हाँ, पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाएं तो एक संयुक्त सूची तैयार की जाएगी। जी हाँ, यदि आपका जो चयन है किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती तरीके से की जा रही है या पदोन्नति प्रकार से आपका चयन किया जा रहा है, पदोन्नति प्रकार से आपको जो पदोन्नति किया जाएगा, यानी आप टीजीटी से पीजीटी में जा रहे हैं या प्राइमरी से जूनियर में जा रहे हैं या आपका विज्ञापन निकला है तो सीधी भर्ती यदि आपकी हो रही है तो उन सभी दोनों की जो सूची है वो एक बनाई जाएगी, एक संयुक्त सूची बनाई जाएगी, ना कि अलग अलग प्रकार से सूची होगी। होता क्या है कि जिसका एक बार चयन यदि दोनों तरफ भी हो जाता है, टीजीटी में भी चयन हो गया सीधी भर्ती के अनुसार या पीजीटी कोई भर्ती निकली तो उसमें भी हो सकता है और उसके साथ में पदोन्नति भी उसको मिल रही है, तो ऐसा गलत है। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ जो छात्र हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंकों से मेरिट में वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी जो तैयारी है वो विफल हो जाती है, असफलता मिलती है। तो इसी प्रकार से सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये नियमावली में बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि संशोधन अच्छा किया गया। तो यदि एक सूची तैयार होगी तो वो कहीं एक पद ग्रहण करेगा, चाहे वो सीधी भर्ती का ले या पदोन्नति पर जाए, तो वो या तो पहले पदोन्नति ही पाएगा, सीधी सी बात है यदि चयन हुआ है, और यदि वो दोनों में यदि पाने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं होगा। एक संयुक्त सूची बना ली जाएगी और संयुक्त सूची तैयार की जाएगी और जिससे कि अभ्यर्थियों के नाम में सुसंगत सूची में इस स्थिति से जो है रखे जाएंगे जो विहित प्रति सत्ता बनी रहे और सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा। जी हाँ, यदि सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का ही होगा तो इस प्रकार से कोई समस्या नहीं आने वाली है। इस प्रकार जो चयन उसका आसानी से हो जाएगा। तो आइए दोस्तों आपको बता धारा 17 में 17(1) में क्या रखा गया है। इसमें नियुक्ति की बात की गई है। उपनियम धारा 2 उपनियम 2 के उपबंधों के अधीन, जी हाँ, उपबंध जो भी उपबंध दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 14, 15 और 16 के अधीन तैयार की गई है और मैं सूची में आए हूँ और तभी उनका नियुक्ति करेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। विशेष मैंने अभी सूची आपको 14 और 15 बताई है और ये 16 में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से उसकी जो सूची में आएगा उसी प्रकार से उसका जो नियुक्ति जो है जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम जो आपका चयन कर रहा है उत्तर प्रदेश जो नया आयोग है वो उसी प्रकार से करेगा जिस प्रकार से सूची तैयार होगी। तो आइए आपको अगली अपडेट इसी के बारे में और देने वाले हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली दोस्तों और वीडियो अच्छी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आप यदि आप बीएड, बीटीसी या आप किसी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस नियमों को आपको नियमावली के बारे में और नियमावली की जानकारी आपको होना जरूरी चाहिए। तो आइए दोस्तों आगे जानकारी देते हैं। जी हाँ, आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। हम आपको नई नियमावली जो शिक्षक भर्ती की नियमावली जारी हुई उसके विस्तार से आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं जानकारी। जहाँ नियुक्तियाँ भर्ती के किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती या पदोन्नति दोनों तरीके से जानी है वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जाएंगी जब तक कि दोनों स्रोतों में चयन न कर लिया जाए। जी हाँ, दोनों स्रोतों में चयन नहीं कर लिया तब तक वहाँ पर किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी और नियम 16 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाए। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। नियमावली को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि यदि आपकी नियुक्ति जो भर्ती है, ऐसा समझिए किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती या पदोन्नति दोनों तरीके द्वारा की जानी हो तो वहाँ पर नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जाएंगी जब तक कि दोनों स्रोतों में चयन न कर लिए जाने, यानी कि आपका जब तक एक दोनों स्रोतों में एक जगह चयन नहीं हो जाएगा तब तक आप नियम 16 के अनुसार सूची बिल्कुल संयुक्त सूची जो से हम बता रहे हैं, पीछे भी बताया मैंने, जो धारा जो 16 मैंने बताया, नियम जो 16 बताया तो उसके अकॉर्डिंग सूची तैयार न कर ली जाए। जी हाँ, तब तक आपका चयन नहीं हो सकता। वहीं आपको दोस्तों बताएंगे आगे की जानकारी। धारा 18 में परिवीक्षा, जी हाँ, परिवीक्षा अब सहायक अध्यापक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसका भी विस्तार से आप ध्यान से अवलोकन करेंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, सभी साथियों को, सुनने वाले दर्शकों को। जी हाँ, धारा 18 परिवीक्षा, जी हाँ, अब सहायक अध्यापक यानी कि सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापक सभी के लिए परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की होगी। कम से कम 2 वर्ष की आपकी अवधि होने वाली है, इससे कम अवधि नहीं होगी।
यदि आप सहायक अध्यापक पे हैं, किसी कार्यरत हैं, प्राइमरी में हैं, या प्रवक्ता लेक्चरर हैं, या आप टीजीटी टीचर हैं, या प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, या प्रधान अध्यापक बने हुए हैं, तो इन सभी के लिए परिवीक्षा अवधि जो है वो कम से कम 2 वर्ष की होगी। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। परीक्षा संबंधी नियम का जो है बहुत ही कड़ा जो बहुत कड़ा कर दिया गया है, जिसमें स्थायी करने के नियम इतना कड़ा और कठिन कर दिया गया है कि शोषण में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखेंगे, यदि इस प्रकार से बात होती है तो जो है समस्या हो सकती है, शोषण अत्यधिक हो जाएगा। जी हाँ, आइए दोस्तों आगे इसकी विस्तृत जानकारी हम दे रहे हैं आपको इस नई शिक्षा नियमावली के जो है आपको दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे में। आप दोस्तों अब आपको देने वाले हैं धारा जो आगे इसकी जानकारी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं आपको। धारा 20 में ज्येष्ठता की गणना अब मौलिक रूप से नियुक्ति के आदेश के दिनांक से की जाएगी। जी हाँ, आपकी नियुक्ति के आदेश जिस दिन से आपकी नियुक्ति मिले उस दिन से की जाएगी। अब तक ज्येष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से होता था। जी हाँ, अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब इस प्रकार से ही होगा। जी हाँ, धारा 24 में अनुशासित कार्रवाई जो है, एक किसी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या प्रवक्ता या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक या संबद्ध प्राइमरी अध्यापक का निलंबन अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक अथवा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना 60 दिन के पश्चात प्रभावी नहीं हो सकता। जी हाँ, जैसा कि आप इसको एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। इस जो है 28 धारा 24 को अनुशासनिक कार्रवाई यानी शासन के द्वारा किसी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक और विद्यालय के प्रधानाचार्य, ठीक है, या प्रधान अध्यापक, प्रवक्ता या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में अध्यापक यानी ट्रेनिंग टीचर जो होते हैं, बीएड जो होते हैं, संबद्ध प्राइमरी शिक्षक यानी पीआरटी शिक्षक निलंबन अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक अथवा मंडल स्तरीय पर संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना, यानी कि मंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिखित अनुमोदन के बिना 60 दिन के पश्चात प्रभावी नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो में हमने आज जो जानकारी विशेष जो पॉइंट है उनको आज समझाने की मैंने आपको जो कोशिश की है, जो कि शिक्षक भर्ती नियमावली जारी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और ये हमारा जो आयोग है बन चुका है और कार्रवाई बहुत तेज़ी से चल रही है, और शीघ्र ही जल्दी जो पिछली परीक्षाएं हैं जिनका विज्ञापन जारी हो चुका है उनका परीक्षा की डेट आने वाली है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शीघ्र से डेट जारी होगी और नई भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा। क्योंकि आचार संहिता में इस प्रकार का कोई भी इस कोटेशन लिखी हुई है कि किसी प्रकार की नियुक्ति विज्ञापन या नियुक्ति प्रक्रिया, लिखित परीक्षा आदि सभी संबंधित कोई भी कार्य नहीं रोका जाए, वो चलता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नई वीडियो इसी प्रकार से नई और अच्छी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।